हेलो बच्चों, आई एम अमित बिजारनिया, योर फिजिक्स टीचर एट कंपटीशन। जो बच्चे अब जेई मेन का एग्जाम देके आ चुके हैं, उनमें से काफी सारे बच्चे जो वो एडवांस की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं। मेंस और एडवांस में अच्छा खासा डिफरेंस है और खास तौर से फिजिक्स में तो बहुत ही डिफरेंस है। उस डिफरेंस को कैसे गैप करना है, उसके लिए हमें हल्का फुल्का फिजिक्स का एनालिसिस पता होना चाहिए कि किस तरह का एडवांस का पेपर पूछते हैं और उसके अंदर किस किस चैप्टर का कैसा कैसा वेटेज रहता है और किन किन बातों का अपन को ध्यान रखना है। मैं सबसे पहली बात इसको क्लियर कर दूं कि जेई मेन और जेई एडवांस में फिजिक्स में जितना अंतर है ना, उतना अंतर हो सकता है कि बाकी दोनों सब्जेक्ट में ना हो। मैथमेटिक्स बच्चा पूरे साल भर टफ पढ़ता है, मेंस भी टफ होता है, एडवांस भी टफ होता है। केमिस्ट्री जेई एडवांस के अंदर भी स्कोरिंग होती है और बच्चे इतना ज़्यादा परेशान नहीं होते। हाँ, ये ज़रूर है कि मेन का सिलेबस और एडवांस के सिलेबस में केमिस्ट्री में अंतर अच्छा खासा है। तो इस कारण से अगर किसी बच्चे ने वो एक्स्ट्रा टॉपिक्स अगर अच्छे से कर रखे तो वो एडवांस में बढ़िया कर लेता है। केमिस्ट्री एडवांस में भी कुछ खास धोखा देती नहीं है। एडवांस में अक्सर धोखा देती है फिजिक्स, क्योंकि फिजिक्स जो जेई मेन की है वो बहुत ही प्रोसीजरल कन्वेंशनल फॉर्मूला बेस्ड टाइप ऑफ पूछते हैं और एडवांस के टोटली डिफरेंट कॉन्सेप्ट बेस्ड अच्छी लैंग्वेज है ना, अच्छी कैलकुलेशंस बढ़िया सवाल पूछते हैं, है ना। और जेई मेन के सवालों के मुकाबले उन सवालों में जो डिफरेंस है वो बहुत ज्यादा रहता है और बच्चा उस डिफरेंस को कॉप अप नहीं कर पाता। इसलिए शुरुआत से उसको डेप्थ से पढ़ना, आराम से पढ़ना, सवालों की ज्यादा प्रैक्टिस करना, सवालों के साथ टाइम ज्यादा स्पेंड करना मेरे ख्याल से फिजिक्स में ज्यादा यूजफुल रहता है। और बच्चा क्या करता है कि बोलता है जेईई मेन में तो मैं फिजिक्स फोड़ के आऊँ और एडवांस के अंदर फिजिक्स ने मुझे फोड़ दिया है। और वो डिफरेंस किस कारण से आ रहा है? क्योंकि वो एग्जाम के नेचर में ही डिफरेंस इतना ज्यादा है। मैथमेटिक्स में एग्जैक्टली अगर देखो तो जैसा जेईई मेन और एडवांस का डिफरेंस जो है ना वो डेल्टा का है, लेकिन यहाँ पर जो डिफरेंस है वो तो हरक्यूलियन डिफरेंस है, बहुत बड़ा डिफरेंस है। मैं एक बात और बोलूंगा कि एडवांस की जो फिजिक्स है उसे समझने के लिए, उसमें अच्छा करने के लिए कॉन्सेप्ट्स पर भरोसा ज्यादा करना, कैलकुलेशंस को और बेटर करना, मैनिपुलेशंस को और बेटर करना, एक्सपीरियंस को बेटर करना और सवालों के जो टाइप है, मोर देन वन करेक्ट, मैच टू कलम, मैट्रिक्स मैच, कॉम्प्रिहेंशन, इस तरह के सवालों के साथ टाइम स्पेंड करना बहुत ज्यादा जरूरी है, जो मेरे ख्याल से आप आगे वाले टाइम में कर भी रहे होंगे। जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, जो टॉपिक्स आपस में एक दूसरे से इंटर रिलेटेड हैं, एक ही सवाल कैसे कैसे दो या तीन चैप्टर से मिलकर बन रहा है, उन पर भी ध्यान देना बहुत ज्यादा आपके लिए जरूरी है। जब भी जेईई मेन का पेपर आता है तो हमेशा मैं सोचता हूँ कि यार काश कम पढ़ाया होता तो ज्यादा अच्छा रहता। लेकिन जब भी एडवांस का एग्ज़ाम आ रहा होता है तो मैं सोचता हूँ कि यार यही पढ़ा देता हूँ, यही पढ़ा देता हूँ, यही पढ़ा देता हूँ और पढ़ा देता हूँ, ये टॉपिक बता देता हूँ, ये केस बताता हूँ, ये मैनिपुलेशन बताता हूँ। हमेशा लगातार यही लगा रहता है कि यार ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे कुछ न कुछ देख कर ही जाएँ। तो चलिए मुद्दे पे आते हैं। सबसे पहले जो सिलेबस है अगर हम उसकी बात अगर करें, बेटा सबसे पहले हम सिलेबस में स्टार्ट करते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक्स वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट, बेटा आप सब जानते ही हैं कि ना इसमें कौन से टॉपिक्स हैं। इलेक्ट्रो करंट, कैपेसिटेंस, अल्टरनेटिंग करंट, ईएमएफ, ईएमआई, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, सारे के सारे टॉपिक हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो है वो सिर्फ और सिर्फ 2 साल पहले ही ऐड किया और पूरा-पूरा जो एनसीईआरटी में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो पूरा-पूरा सेक्शन है, वो जेईई एडवांस के सिलेबस में है। लास्ट ईयर उन्होंने स्पेसिफिकली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का कोई सवाल नहीं पूछा। एक सवाल के अंदर एक पार्ट जो था ना वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव से थोड़ा-सा इंस्पायर्ड था। इसी तरीके से है ना, आरएलसी सर्किट जो है ना, उसमें जो डैम्पिंग है वो भी सिलेबस के अंदर है, आप मान के चलिएगा। आरएलसी सर्किट के अंदर जो डैम्पिंग है वो बड़ा सिलेबस के अंदर है, बिल्कुल वो जैसे एसएचएम में होता है ना, बिल्कुल एसएचएम की डैम्पिंग और आरएलसी सर्किट की डैम्पिंग एग्जैक्टली एक जैसी सी ही है, कोई खास ज्यादा डिफरेंस उसके अंदर नहीं है। मॉडर्न फिजिक्स में बड़ा मॉडर्न फिजिक्स 1 और न्यूक्लियर फिजिक्स दोनों के दोनों ऑफ कोर्स बड़ा सिलेबस में तो है ही। मेन बात का ध्यान रखनी है कि मॉडर्न फिजिक्स का जो एक्स-रेज़ वाला जो टॉपिक था, जो जेईई मेन के अंदर नहीं था, वो जेईई एडवांस के अंदर पूरा का पूरा सिलेबस के अंदर है। इसी तरीके से न्यूक्लियर फिजिक्स के अंदर जो सेक्शन था ना बेटा, एनर्जी की कैलकुलेशन वाला, अरे भाई मेन में तो सिर्फ और सिर्फ अगर देखें तो ये जो डिके कांस्टेंट था, मतलब मोर और लेस जो है ना, डिके किस तरह से हो रहा है, डिके की रेट क्या है, फ्यूजन फ्यूजन क्या है, सिर्फ इतना ही सिलेबस में था। एनर्जी की कैलकुलेशन जो थी ना वो इतनी ज्यादा सिलेबस के अंदर नहीं थी। बस न्यूक्लियर की साइज क्या है, न्यूक्लियर की डेंसिटी क्या है, इसी के सवाल ही बड़ा हमारे सिलेबस के अंदर थे। लेकिन एडवांस के अंदर जो एनर्जी की कैलकुलेशन है, खासतौर से अल्फा बीटा गामा डिकेस के अंदर, वो एनर्जी की कैलकुलेशन और वो एनर्जी की जो कैलकुलेशन है वो न्यूक्लियस किस तरह से यूज करते हैं, इसके सवाल भी सिलेबस के अंदर रहेंगे। तो बड़ा ध्यान रखना, मॉडर्न फिजिक्स में एक्सरेज और न्यूक्लियर फिजिक्स के अंदर जो भी न्यूक्लियर रिएक्शन है उसकी एनर्जी की जो इक्वेशंस है वो भी सिलेबस के अंदर है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक्स में याद रखना बड़ा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो है वो बेसिक बड़ा आपको आनी चाहिए, किसी सवाल के अंदर उसका पार्ट यूज आ सकता है। और अगेन बड़ा जो डैम्पिंग ऑफ आरएलसी सर्किट है वो भी सिलेबस के अंदर है। हीट एंड थर्मोडायनामिक्स जो बड़ा जेईई का मेन का सिलेबस है वही एडवांस का सिलेबस है। काइनेमेटिक्स जो बड़ा मेन का सिलेबस है वही आपके एडवांस का सिलेबस है। मैकेनिक्स में बड़ा जो बाकी सारे के सारे टॉपिक हैं जो मेन का सिलेबस है एग्जैक्टली बड़ा वही एडवांस का सिलेबस है, कोई ऐसा खास डिफरेंस नहीं, सारे टॉपिक सिलेबस के अंदर ही है। ऑप्टिक्स के अंदर बेटा ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स जैसा मेंस में बेटा वैसे आपका पूरा पूरा एडवांस के अंदर कोई खास ऐसा डिफरेंस नहीं है। ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट का सवाल भी एडवांस वाले पूछ सकते हैं, एडवांस वाले तो कुछ भी पूछ सकते हैं, एडवांस वाले तो है ना भाई
जो क्या कहते हैं बेटा, जो ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट है, वो एक्चुअली ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स से जो कॉन्सेप्ट है उसी का प्रैक्टिकल एप्लीकेशन तो है, तो उसके सवाल बड़े आराम से पूछ सकते हैं, उनको कोई दिक्कत नहीं। तो ठीक है, वो पढ़ के जाना चाहिए, ठीक है? नेक्स्ट इज़ बेटा वेव ऑप्टिक्स पूरा का पूरा सिलेबस में है। कुछ टॉपिक ऐसे हैं डिफ्रैक्शन, पोलराइजेशन, ब्रूस्टर लॉ, है ना, मेलस लॉ वगैरह-वगैरह, ये टॉपिक पहले एडवांस के अंदर नहीं होते थे, अब सिलेबस के अंदर है। मैं ये वाली बात इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि बच्चे बोलेगा सर ये वाले टॉपिक तो सारे के सारे मेन के अंदर भी हैं, बेटा मेन में भी है और एडवांस में भी है। तो सर अलग से क्यों बोल रहे हो? अलग से इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि अगर आप 2006 से लेके 25 के अगर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस अगर देखोगे ना, तो इन टॉपिक्स के आपको सवाल नहीं मिलेंगे। तो कोई बच्चा ये ना सोच ले कि अच्छा ये वाले टॉपिक है ना बार-बार नहीं दिख रहे, इसका मतलब ये सिलेबस में नहीं है। सिलेबस में अब जुड़ गए हैं। लास्ट ईयर अगेन बेटा लास्ट टू लास्ट ईयर एक बढ़िया सवाल पूछ रखा था मोर देन 1 क्रेडिट का, उसमें अगेन ब्रूस्टर एंगल का कॉन्सेप्ट यूज़ हो रहा था। प्रॉपरली ब्रूस्टर एंगल पर कॉन्सेप्ट बेस्ड नहीं था, उसका एक ऑप्शन जो था ना, वो ब्रूस्टर एंगल से ही सॉल्व हो रहा था। तो इसलिए ध्यान रखना कि ये सारे के सारे टॉपिक हो सकता है कि पीवाईक्यूज़ के अंदर आपको ना दिखें, लेकिन ये सिलेबस के अंदर है। ठीक है? नेक्स्ट इज़ बेटा यूनिट्स एंड मेजरमेंट के अंदर जो जेईई मेन का सिलेबस बेटा वही एडवांस का सिलेबस। वेव्स के अंदर बेटा जो मेंस का सिलेबस वही एडवांस का सिलेबस। बस एक ध्यान रखना क्या कि सिंपल हार्मोनिक मोशन के अंदर जो डैम्पिंग है वो मेंस से हट गया है और एडवांस के अंदर ऐड हो गया है। सो मच ऑफ कन्फ्यूजन, पहले एग्जैक्टली उल्टा था कि मेंस में था और एडवांस में नहीं था, अब एग्जैक्टली उसका उल्टा कर दिया गया। अब 2006 से लेके 25 तक किस यूनिट का कितना वेटेज रहा है इसको डिस्कस करते हैं। 2006 से पहले की बार डिस्कस क्यों नहीं कर रहे? वो इसलिए नहीं कर रहे क्योंकि बेटा 2006 से पहले एग्जाम का पैटर्न डिफरेंट था। तब सब्जेक्टिव पेपर पूछते थे। जब से पेपर ऑब्जेक्टिव है, सिर्फ और सिर्फ तब से ही जो पैटर्न है, सिर्फ वो तब से पैटर्न लगभग-लगभग सेम रहा है। हम उसी को ही डिस्कस कर रहे हैं। सबसे ज़्यादा वेटेज अगर देखोगे तो ऑब्वियस बात है बेटा, किसका आएगा? जो अपना इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म है वो और बेटा अपनी जो मैकेनिक्स है वो। अगर आप ध्यान से देखो तो इन दोनों को अगर जोड़ोगे तो लगभग-लगभग 50% तो यही है। होना भी चाहिए। पढ़ते टाइम भी 60% टाइम तो ये पढ़ रहे होते हैं ना अपन, बाकी 40% टाइम बाकी सारी चीज़ें पढ़ रहे होते हैं। तो 60% टाइम जो चीज़ पढ़ रहे हैं, उसका अगर 50% के आस-पास अगर कंट्रीब्यूशन तो दैट इज़ ओके। हाँ, होना भी तो चाहिए। सबसे ज़्यादा चैप्टर इनके अंदर ही है, सबसे ज़्यादा लेक्चर्स भी इनके अंदर ही हैं, तो इनका वेटेज सबसे ज़्यादा है। मैकेनिक्स लगभग-लगभग 24% के आस-पास है बेटा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म लगभग-लगभग 27% के आस-पास इसका वेटेज रहेगा। उसके बाद मेरे ख्याल से सबसे ज़्यादा अगर इम्पोर्टेंट अगर कोई है, तो मॉडर्न फिज़िक्स है। बेटा इलेक्ट्रॉनिक्स तो हटाया था वहाँ पे क्योंकि सेमीकंडक्टर बेटा सिलेबस के अंदर नहीं है, ठीक है? मॉडर्न फिज़िक्स जो है बेटा उसका वेटेज लगभग-लगभग 12% के आस-पास है। मेरे ख्याल से मोस्ट स्कोरिंग पार्ट आपके पास यही रहेगा, ईज़ी रहता है इसलिए। उसके बाद ऑप्टिक्स और थर्मो जो है बेटा अगेन वो 10-10% के आस-पास इनका वेटेज रहेगा। काइनेमेटिक्स बेटा बहुत ही कम 2% के आस-पास वेटेज रहेगा। यूएनडी बेटा यूनिट्स एंड मेजरमेंट्स जो है वो लगभग-लगभग 6% के आसपास रहता है और वेव्स जो है वो नियरली 9% के आसपास इसका वेटेज रहेगा। इस पूरे में अगर मुझे अगर कोई कि सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्या है, जिसका आरओआई रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट सबसे अच्छा किसमें है? तो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट सबसे ज़्यादा मॉडर्न फिजिक्स का और ऑप्टिक्स का है। ये टॉपिक ऐसे हैं जिनका वेटेज इतना ज़्यादा है और पढ़ने में समय सबसे कम लगता है। तो कोई बच्चा ये सोच रहा है कि सर मैं ज्योमेट्री ऑप्टिक्स छोड़ के चला जाऊँ, तो मैं उससे कहूँगा नहीं बेटा, एडवांस के लिए ज्योमेट्री ऑप्टिक्स पढ़ के जाना चाहिए। कम समय के अंदर उसके आप ज़्यादा नंबर ऑफ क्वेश्चंस कर सकते हो। यही हाल बेटा ऑफ कोर्स आपके मॉडर्न फिजिक्स का है, यही हाल आपके ऑप्टिक्स का है। ठीक है? तो ये दोनों मुझे थोड़े से रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट मुझे इनके अंदर थोड़ा-सा ज़्यादा लगता है। ठीक है? नेक्स्ट इज़ जितने भी टॉपिक हैं मैंने बेटा उनको डिसेंडिंग ऑर्डर के अंदर सेट कर रखा है कि किस चैप्टर के सवाल सबसे ज़्यादा पूछे। हालाँकि मैं इस बात को क्लियर कर दूँ कि एडवांस का जो सवाल है ना, उसके अंदर एक ही सवाल में 2 या 3 चैप्टर के कॉन्सेप्ट भी यूज़ हो सकते हैं। तो हमने उस सवाल को किस चैप्टर में लिया है जिसका मेजर कॉन्सेप्ट है। मेजर कॉन्सेप्ट मान लो लेंस का है लेकिन लेंस मूव कर रहा है उसमें काइनेमेटिक्स की इक्वेशन भी अगर यूज़ हो रही है, तो उस सवाल को हमने ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स में ही यूज़ किया है। ठीक है? मान लो कि लेट्स से कोई रॉड है ना, इंडक्टर से लगा हुआ है, कोई सर्किट बन रखा है और रॉड लगातार मूव कर रही है, उस पर न्यूटन्स लॉ भी लग रहा है, काइनेमेटिक्स की इक्वेशन भी लग रही है और साथ-साथ के अंदर जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन जो कॉन्सेप्ट है वो भी यूज़ हो रहा है। तो उसको किस में काउंट कर लिया? हमने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के अंदर उसको काउंट कर लिया। सबसे ज़्यादा जिस चैप्टर के सवाल पूछे गए हैं अनडाउटेडली वो ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स है और ये सबसे ज़्यादा अच्छा इसलिए भी है क्योंकि ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स थोड़ा-सा इंडिपेंडेंट चैप्टर है ना? तो इसलिए इसका वेटेज सबसे ज़्यादा है और ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। इसके 66 क्वेश्चन पूछे बेटा पिछले इन 20 सालों के अंदर। उसके बाद इलेक्ट्रोस्टैटिक्स जिसके 64 क्वेश्चंस पूछे हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स रिलेटिवली जियो के मुकाबले थोड़ा-सा टफर क्वेश्चंस पूछे हैं, लेकिन इसका वेटेज अच्छा खासा रहा है, इसे छोड़ना नहीं चाहिए। उसके बाद अगेन बेटा बहुत टफ चैप्टर दैट इज़ 57 क्वेश्चंस पूछे आरबीडी से। अगेन बेटा ऑफ कोर्स ये 57 क्वेश्चंस का जो थोड़ा-सा पूछने की जो स्टाइल है वो थोड़ी-सी टफ़र साइड की ज़्यादा रहती है, लेकिन इसके यार बिल्कुल नहीं कि 57 के 57 टफ़ है। हो सकता है कि 57 के अंदर 30 एक सवाल जो है ना वो थोड़े टफ़र साइड के हों और बाकी 27 सवाल जो हैं बिल्कुल ईज़ी और मॉडरेट लेवल के हों, ऐसा बिल्कुल हो सकता है, ऐसा ही है बल्कि ना, सारे सवाल टफ़ नहीं होते।
नेक्स्ट इज बेटा केटीजी एंड थर्मोडायनामिक्स के 50 क्वेश्चंस पूछे, ये रिलेटिवली बेटा मुझे लगता है कि थोड़ा सा आसान साइड के होते हैं। ईएमएफ के बेटा 48 क्वेश्चंस, मॉडर्न फिजिक्स के 47 क्वेश्चंस, अगेन ये भी थोड़े से आसान साइड के क्वेश्चंस रहते हैं, प्रोसीजरल क्वेश्चंस रहते हैं एज कंपेयर टू ऑफ कोर्स आरबीडी और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, इजंट इट? अगेन बेटा फ्लूइड और सरफेस टेंशन, कितना मतलब कितने बढ़िया चैप्टर हैं और इनके 44 क्वेश्चन पूछ रखे हैं, मतलब रफली आप ऐसा कह सकते हो कि ना हर हर साल 2 या 2 से ज्यादा सवाल पूछ रहे हैं, तो इट इज गुड। नेक्स्ट इज बेटा न्यूक्लियर फिजिक्स, ध्यान रखना बेटा जो ऊपर मैंने मॉडर्न फिजिक्स बोला था ना उसमें न्यूक्लियर वाला इंक्लूड नहीं था, न्यूक्लियर के अलग से 36 सवाल, इतना छोटा चैप्टर उसके बावजूद 36 सवाल, मतलब कि लगभग लगभग अगेन है ना हर साल दो से थोड़े से कम सवाल आप मान सकते हो कि न्यूक्लियर फिजिक्स से पूछने की संभावना रहती है। करंट इलेक्ट्रिसिटी बेटा 30 क्वेश्चंस, एरर इन मेजरमेंट के 30 क्वेश्चन, साउंड वेव्स जैसे छोटे टॉपिक के 29 क्वेश्चन। मैं एक बात बोलना भूल गया था पिछले वाले पेज पे, मेरे से बड़ा गलती हो गई तो मैं रिपीट करता हूँ। साउंड वेव्स के अंदर बेटा याद रखना कि डॉपलर इफेक्ट जो है वो सिलेबस के अंदर है, एडवांस के अंदर डॉपलर इफेक्ट है, मेंस में डॉपलर इफेक्ट नहीं है, बल्कि एडवांस के अंदर पूरे साउंड वेव्स में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट अगर कोई है तो वो वही टॉपिक है जो मेंस में था ही नहीं, दैट वाज डॉपलर इफेक्ट। एक्सट्रीम इजी, एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। ज्यादातर चांस बेटा इस बात के हैं कि साउंड वेव्स में अगर मान लो सवाल आएगा, जिसकी मुझे पक्की बात है कि चांस है कि सवाल आएगा आएगा, एक या दो सवाल आए तो मान के चलना कि 50% से चांसेस बात की कि वो सवाल डॉपलर इफेक्ट का ही होगा, और बड़े आराम से उसको कोई बच्चा 1 घंटे के अंदर बड़े आराम से उसके अंदर एक्सपर्ट बन सकता है। ईएमआई के बेटा 25 क्वेश्चन, सिंपल हार्मोनिक मोशन के 25 क्वेश्चन, हीट ट्रांसफर जैसे छोटे टॉपिक के 24 क्वेश्चन, देखो तो सही। और बहुत सारे सवाल जो है ना वो सिर्फ और सिर्फ स्लैब्स के सीरीज पैरेलल के ही सवाल है, देखना तो सही। पर इस तरह से कैपेसिटेंस जैसे अच्छे कॉन्सेप्चुअल टफल टॉपिक के 21 क्वेश्चंस बेटा इन 20 सालों के अंदर पूछे। ग्रेविटेशन जैसे बड़ा टॉपिक के अच्छे टॉपिक के 21 क्वेश्चंस और अच्छे सवाल पूछे, कई सवाल बेटा काफी टफ भी पूछे इसके अंदर। सेंटर ऑफ मास जैसे ओवर हाइप्ड चैप्टर के 20 क्वेश्चन ही है, समझ रहे हो? सेंटर ऑफ मास का खौफ तो बहुत है, किसी मैंने सेंटर ऑफ मास नहीं किया मैं तो बर्बाद हो जाऊंगा, आईआईटी नहीं जा पाऊंगा, सिर्फ 20 क्वेश्चन है उसके, ठीक है। और इन 20 क्वेश्चन के अंदर हो सकता है बड़ा बहुत सारे सवाल तो सिर्फ हेड ऑन कोलिजन के हों, और हेड ऑन कोलिजन तो किसी बच्चे को अगर सेंटर ऑफ मास बिल्कुल भी नहीं पढ़ा ना तो भी वो हेड ऑन कोलिजन का सवाल कई बार वो सही कर लेता है, अगर वो इजी और मॉडरेट लेवल वाला है तो। ये मैंने हिंट दिया कि है ना सेंटर ऑफ मास अगर किसी बच्चे का अगर अच्छा नहीं तो एटलीस्ट हेड ऑन कोलिजन तो करके जा ही सकते हो। हालांकि बेटा उन्होंने जो सेंटर ऑफ मास के अंदर जो ऑब्लिक कोलिजन के सवाल पूछे ना वो अच्छे पूछे, उनको उनको सही करने के लिए तो अच्छा खासा सेंटर ऑफ मास का कॉन्सेप्ट भी आने चाहिए और सारी सारी बातें गहराई से पता भी होनी चाहिए। लेकिन क्या पता आसान हेड ऑन कोलिजन अगर सवाल पूछेंगे तो आपसे बड़े आराम से बन जाएगा। वे ऑप्टिक्स के बेटा 15 क्वेश्चंस, अल्टरनेटिंग करंट के 14, यूएनडी के बेटा 14, वर्क पर एनर्जी के 12, स्ट्रिंग वेव जैसे आसान टॉपिक के बेटा 12 सवाल, इलास्टिसिटी विस्कोसिटी के 11 क्वेश्चन, सर्कुलर के 10, न्यूटन्स लॉ के बेटा 10। ये बहुत ही फंडामेंटल टॉपिक्स हैं जो मैंने नीचे लिख रखे हैं ना उनके बेटा। उसी तरह से प्रोजेक्टाइल मोशन के बेटा 9 क्वेश्चंस, फ्रिक्शन के बेटा 6 क्वेश्चन, रिलेटिव के 5, सॉरी रेक्टिलिनियर के बेटा 5, रिलेटिव के 4, कैलोरीमेट्री एंड थर्मल एक्सपेंशन के 3 सवाल बेटा, वेक्टर के 2 और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के बेटा आपके पास 1 सवाल आपके पास इन सालों के अंदर आया है। ये थोड़ा लास्ट ईयर का कोई सवाल था, उसमें एक पार्ट था, मैंने उसको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के अंदर इस तरह से डाल दिया। कुल मिलाकर बेटा 765 के आसपास क्वेश्चंस हैं इन 20 सालों के अंदर। कितने इजी, कितने मॉडरेट, कितने टफ, ये मैंने अपने हिसाब से बता रखा है भाई। ये तो मैं, मुझे जो इजी लगेगा मैंने उसको यहाँ डाल दिया, मुझे जो मॉडरेट लगा मैंने उसको यहाँ ला दिया, और जो मेरे को टफ लगे मैंने यहाँ पर डाल दिया। ये सब्जेक्टिव चीज हो सकती है, जो मुझे इजी लग रहा है हो सकता है किसी बंदे को मॉडरेट लगे, जो मुझे मॉडरेट लगता है वो किसी बच्चे को लगता है इजी लगे, ऐसा बिल्कुल हो सकता है। मैं ये कह रहा हूं कि इन 765 क्वेश्चंस में से 204 सवाल मतलब 27% ऑफ ऑल द क्वेश्चंस इन फिजिक्स आर इजी क्वेश्चंस। मैं बिल्कुल नहीं कर रहा कि ये वाले इजी क्वेश्चन जो है ना वो जेई मेन वाले इजी क्वेश्चन है, नहीं नहीं, मैं जेई मेन से कंपैरिजन नहीं कर रहा। एडवांस के सवालों के अंदर एडवांस के लेवल से थोड़े से इजियर क्वेश्चन जो है ना वो लगभग लगभग 27% के आसपास है। लुक एट दिस 27%। पिछले 3-4 साल के अंदर जो जेई एडवांस की जनरल कैटेगरी के जो कट ऑफ गई है ना वो गई है 17%, 19%, 15%, एक बार शायद बड़ा शायद 22 या 23%, एक बार शायद कोई एक बार 25% भी गई है। मतलब कोई बच्चा अगर 27% अगर ये इजी वाले क्वेश्चन अगर सॉल्व कर ले तो वो जनरल कैटेगरी की कट ऑफ को क्लियर कर रहा है, सिर्फ आसान सवाल ही कर ले। ये अगेन मेरा एक हिंट है कि किस पे फोकस करना है, आसान वाले सारे सवाल मेरे से सही होने चाहिए। वो अगर मैंने सही कर दिया तो मेरा कट ऑफ क्लियर हो जाएगा।
तो 27% आपके पास बड़ा सवाल जो ना वो ईजियर रेंज में आएंगे, और इन जनरल जनरल कैटेगरी का जो कट ऑफ है वो बड़ा इससे थोड़ी सी कम ही रहती है। ऑल्दो आईआईटी की तरफ जो स्टेटेड कट ऑफ है ना जनरल कैटेगरी की, वो 33% के आसपास होती है, लेकिन हर साल ये आईआईटी वाले बड़ा इतना टफ पेपर पूछ लेते हैं कि उस कट ऑफ को कम करना पड़ जाता है, अदरवाइज बड़ा उनको एम्पल नंबर ऑफ बच्चे मिलते ही नहीं है। जो मोड इजी का मतलब क्या हुआ? इजी सवाल का मतलब ये हो गया कि जो सवाल में मैनिपुलेशन नहीं है, कैलकुलेशन बहुत ज्यादा नहीं है, स्टेट है, प्रोसीजरल है, मिक्स्ड कॉन्सेप्ट बहुत ज्यादा नहीं है, और वो वाला सवाल आपने पहले कभी देख रखा है, चाहे वो क्लास नोट्स में हो चाहे टेस्ट में हो, कहीं ना कहीं आपने बिल्कुल फ्लैट देख रखा है और वही वाला सवाल वापस से पूछ लिया, उसको इजी में डाल दिया। मॉडरेट सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन है बड़ा वो ऑफ कोर्स मॉडरेट लेवल के हैं, 56% क्वेश्चन जो है ना मॉडरेट लेवल के हैं। ये सवाल वो है जिनके साथ आपको झगड़ा करना है, जिनके साथ आपको टाइम स्पेंड करना है, जिनके अंदर अगर इनके अंदर से अगर आपने मान लो कि आपको एक्सपीरियंस है, आपने अगर कोई सवाल देख रखा है, तो आपसे फटाक से वो बन जाएगा। मैं सारे बच्चों को कहूंगा, जो बच्चे कैट्स वाले जो बच्चे हैं बेटा वो कैप्स करते रहें और को कैट करते रहें। जो बच्चे अपने एडवांस ब्रिज कोर्स वाले जो बच्चे हैं वो एबीसी की जो बेटा बैट्स वाला जो टेस्ट है वो लगातार देते रहें, और जो पेपी है मतलब एबीसी की जो डीपी वो लगातार करते रहें। उसमें जो मोस्टली क्वेश्चन जो है ना वो आपको इस मॉडरेट वाली रेंज के अंदर मिलते रहेंगे, और वो जो आप सवाल लगातार करते रहोगे वो आपको लगातार एक्सपीरियंस देते रहेंगे कि इस तरह के सवाल को किस तरह से करना है, और ऐसा ही सवाल जैसे आपके सामने वापस से आएगा आप बड़े आराम से उसको एक्चुअल जेईई के अंदर भी सही कर दोगे। ये 56% क्वेश्चंस हैं, इनको सेकंड राउंड में करना चाहिए और इनके अंदर मेजर मार्क्स हैं। ये आपका ये सवाल जो है ये आपका सिलेक्शन एंश्योर करते हैं। ये मॉडरेट क्वेश्चंस करना आपका रैंक एंश्योर करते हैं। एंड अगेन मैं ये नहीं कह रहा कि बेटा 56% क्वेश्चन तो 56 के 56% क्वेश्चन करने हैं। मैं कह रहा हूं इन 56% क्वेश्चंस के आधे सवाल मतलब नियरली 28% जो क्वेश्चंस है ना वो भी अगर आपने कर लिए तो बेटा 27 और 28 बेटा आप समझ जाओ बेटा कहां तक पहुंच के 55% के आसपास आप सवाल कर चुके हैं। 50% अगर किसी ने अगर स्कोर कर लिया तो वो एडवांस में बड़ी अच्छी रैंक की तरफ निकल जा चुका है, वो ऊपर की 1000-2000 रैंक की तरफ जा चुका है। तो मॉडरेट क्वेश्चन जो है वही मेन गेम है जो आप एबीसी में और कैट्स में पढ़ रहे हो, जो बैठ के को कैट के आप टेस्ट दे रहे हो, जो एटीएस के आप टेस्ट दे रहे हो, जो लगातार अगले 100 दिन तक आप पढ़ रहे हो, वो इसलिए नहीं पढ़ रहे हो कि ये वाले सवाल करो, वो इसलिए पढ़ रहे हो कि आप ये वाले सवाल कर पाओ बस। ये जो टेस्ट हैं एटीएस वगैरह के तो इसलिए कि आप ये वाले सवाल छांटना सीख जाओ और उनको कर लो, ठीक है। और इन वाले सवालों में से आप एक्स्ट्रा क्वेश्चंस निकाल कर आप बड़ा ज्यादा स्कोर करते रहो, ये हमारा पूरा पूरा एम रहेगा। तो ये जो मॉडरेट क्वेश्चंस है दीज आर एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट टू गेट द रैंक। सिलेक्शन इससे होगा, रैंक इससे आएगी। 17% के आसपास क्वेश्चन, लगभग लगभग 129 क्वेश्चन ऐसे जो एक्सट्रीम टफ है, क्या करना है इनके साथ? छोड़ना, प्योरली छोड़ना। अगर आपको पढ़ना ही है तो एक्सट्रीम तो ये ले लो ना, 27% और 56%, 83% बेटा ऐसे हो गए। 83% पे तो टॉप 100 रैंक आएगी, शायद टॉप 50 रैंक आ जाएगी। ये करने ही क्यों है? ये करनी क्यों है? इस सवाल ये वाला जो टफ वाला जो रेंज का जो सवाल है, ये वाले सवाल में ऐसा क्या है? ये भी तो 4 नंबर का है, ये वाला सवाल भी 4 नंबर का है, ये वाला सवाल भी 4 नंबर का है। जितने टाइम में टफ वाला सवाल होगा, उतने टाइम में ये वाले सवाल 3 हो जाएँगे, ऐसे बड़ा आपका 2 सवाल हो जाएँगे। तो इन पे टाइम बताओ ना। तो लेकिन ये टफ वाला सवाल छाँटना कैसे है? वो कैसे आएगा? वो एक्सपीरियंस से ही आएगा। जो बच्चे कोकैट दे रहे हैं, जो बैट्स दे रहे हैं, बेटा लगातार देते रहें और उनसे लगातार सीखते रहें कि जो टफ वाला सवाल है, उससे बच के कैसे निकलना है। हाँ, उसका टेक्स्ट सॉल्यूशन देखकर फिर उसको सोल्व तो करना ही है। कि अगर मान लो कि ये वाला सवाल वापस से आ गया तो मैं उसको कर पाऊँ, बट अगेन उससे बचकर कैसे निकालना है बेटा वो तो आपको ऐसे ही आएगा। तो टफ वाले सवालों को अवॉइड करना आपको धीरे-धीरे बेटा ये एक्सपर्टीज़ आपके लगातार आती रहनी चाहिए। मेरी तरफ से इतना ही था। एडवांस की बेटा अच्छे से पढ़ाई करें, अच्छे से पढ़ाई करें, मन लगाकर पढ़ाई करें, लगातार लॉन्ग आवर्स तक बैठें, सवाल खूब सारे करें। किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो हमें बताएँ ज़रूर, हम वी आर ऑलवेज़ देयर टू हेल्प यू। किसी भी चीज़ की बेटा और ज़रूरत हो बताइएगा ज़रूर। ऑल द बेस्ट, बाय।